हेलो फ्रेंड्स, इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज 24 मार्च की खबर के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। आपको मालूम है 15-20 मिनट में आपको यहां पे दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट खबरें और 10 क्वेश्चन जो आज की या आज से मतलब विद इन 1 वीक की होती हैं वो आपको मिलती हैं और आपका तेजी से सब कुछ रिवाइज भी हो जाता है। ठीक है, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके बारे में हम बार बार जानकारी दे रहे हैं आपको। उसमें 70 की कैप लगाई गई है। ऑलमोस्ट क्रैश कोर्स फुल होने वाला है, तो आप अगर एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं तो प्लीज़ ले लें, क्योंकि फिर एक बार हमारा क्रैश कोर्स का कैप पूरा हो जाएगा फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आपको एडमिशन के लिए ये नंबर दिया गया है, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का हमारा लिंक है, वहाँ पर जाकर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सीसेट की आपकी क्लासेस बहुत दिन से डिमांड में थी, बहुत लोग कह रहे थे सीसेट के लिए क्लासेस चाहिए, तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। कल से ये स्टार्ट हो गई। रोज दिन सुबह 11 बजे आ जाती है सीसेट की क्लास। आप देखें, एक बार जरूर देखें क्लास। मेरे ख्याल से अगर सीसेट को लेके आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो अगर आप सर को फॉलो करते हैं तो उस बात की 100% गारंटी है कि आपको सीसेट में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको टॉपर नहीं बनाना है हमें सीसेट में, आपको बस पास करवाना है, तो आप सीसेट पास कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस था, शहीद दिवस। आप देख रहे हैं 3 महान आत्माओं को भारत की, इनके बारे में कुछ भी बोलना कम ही है। इनके बारे में दिल से शब्द कम, सम्मान ज़्यादा निकलता है। और इनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों विभूतियां जो हैं देश की, वो आपके सामने में मौजूद हैं। इनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी। ठीक है, और उस दिन से या जब से भारत आज़ाद हुआ है स्पेशली, तब से इसको शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं। इन तीनों ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था। और यह मुख्यतः पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने गए थे। वो जेम्स स्कॉट को मारना था क्योंकि जेम्स स्कॉट ने उसी के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय की उस लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो उसी का बदला लेने के लिए ये तीनों गए थे और ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की इन्होंने हत्या की थी। ठीक है, एक और चीज़ है, शहीद दिवस 23 मार्च को तो मनाते ही हैं, 30 जनवरी को भी मनाते हैं। उस दिन महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। ठीक है, आज है 24 मार्च। 24 मार्च को क्या खास है? 24 मार्च को भी हर दिन कोई ना कोई डे होता है। ठीक है, तो हम आपको उस डे के बारे में जानकारी तो दे देंगे। आपको डे रटना हो चाहे नहीं हो, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप जरूर याद रखें। जैसे आज है 24 मार्च और 24 मार्च को है स्टेप अप टू एंड टीवी, वर्ल्ड टीवी डे। ठीक है, आज है वर्ल्ड टीवी डे, जिसका क्या है, स्टेप अप टू एंड टीवी। मतलब हमें चलते रहना है तब तक जब तक कि हम लोग टीवी को खत्म नहीं कर दें। इस बार के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने इस चीज़ का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जो विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन न केवल 2018 शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में कार्य करेगा, बल्कि देश में टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थी? ये जो कार्यक्रम हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करती थी गुजरात की, ये मुख्य अतिथि थी। ठीक, एक चीज़ और, जो कल था, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को क्यों मनाया जाए, इसका थीम क्या था, पहले थीम जान लेते हैं, फिर क्यों मनाया जाता है 23 मार्च को वो जानेंगे। थीम था प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। मौसम से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी, जब क्लाइमेट ही चेंज होगा तो मौसम पे परिवर्तन तो होगा ही होगा, असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार थीम दिया गया कि उस बात का इंतजार नहीं किया जाए कि जब
क्लाइमेट चेंज हो जाए फिर हम उसके प्रति कदम उठाएं। उससे पहले जैसे ही उसके सिम्टम्स दिखते हैं कि इस तरीके के चेंजेज आने वाले, तो उसके बारे में चेतावनी जारी की जाए और सही समय पे कार्रवाई कर दी जाए। क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अब ये 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, तो जब 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, उसी दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मना लिया जाता है। ठीक है, और इसका जो रूट्स हैं इस संगठन के, वो 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस हुआ था। तो उसी के रूट से ये धीरे धीरे डेवलप होकर विश्व मौसम विज्ञान संगठन बना, जो 23 मार्च 1950 को प्रभावी हुआ, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके मुख्य डेविड ग्रिम्स हैं। जेनेवा में बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। आपको कमेंट में बताना है कि और किन किन संस्थानों का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। IQAIR 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। तो ये देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि भारत की रैंकिंग जो है वायु गुणवत्ता में बहुत ही खराब है, और विश्व का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी, कैपिटल सिटी, ठीक है, राजधानी शहर, वो है अपनी नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी शहर बना है। और इसके अलावा जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे के शहर हैं, तो दूसरा ढाका, तीसरा एनजेमेना जो चाड की राजधानी है, तीसरा दुशांबे जो तजाकिस्तान की राजधानी है, और पांचवा मस्कट जो ओमान की राजधानी है। तो तीन तो हमारे पड़ोस में ही हो गए। ठीक है, एक तो हम खुद हो गए, दूसरा ढाका हमारा पड़ोसी हो गया बांग्लादेश, और तजाकिस्तान, इसकी सीमा जो है, अगर किसी भी देश की जो भारत का पड़ोसी देश है, उसके अलावा वैसा देश जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जिसकी सीमा भारत से नहीं टच करती है, उसमें अगर सबसे नज़दीकी कोई देश होगा तो वो तजाकिस्तान है। ठीक है, जहां भारत की अफगानिस्तान के साथ में बाउंड्री टच करती है, उससे थोड़ा ही ऊपर तजाकिस्तान है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तजाकिस्तान के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। सेंट्रल एशियन कंट्री हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पांचों कंट्री का मैप आपको याद रखना ही रखना है। तो आप ऐसे ही जब भी टास्क मिलेगा मैं आपको देता जाऊंगा, तो आपकी ये चीज़ें रिवाइज हो। तो तजाकिस्तान का आपको मैप में और उसके पड़ोसी देश बताना है। ठीक है, तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, तजाकिस्तान हमारा पड़ोसी, और इसके अलावा ये तो प्रदूषित शहर थे, अभी प्रदूषित देश की बारी आएगी, उसमें पाकिस्तान भी होगा। तो इससे हमारे सारे पड़ोसी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा रहा? कैपिटल तो हो गया नई दिल्ली। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर किसी एक शहर का तो भिवाड़ी। ठीक है, उसके बाद में गाजियाबाद, दिल्ली, जौनपुर, ये सारे हमारे देश के प्रदूषित शहर रहे। बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। उसके बाद में चाड, फिर पाकिस्तान, फिर तजाकिस्तान, वही तजाकिस्तान, और उसके बाद 5वें नंबर पे भारत। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश में 5वें नंबर पे भारत, और नंबर 1 में बांग्लादेश, नंबर 2 में चाड, नंबर 3 में, हाँ, चाड के जो पड़ोसी देश हैं, चाड कहाँ अवस्थित है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चाड, फिर पाकिस्तान, फिर तजाकिस्तान, जो कि भारत का ऑलमोस्ट पड़ोसी देश है, थोड़े से के लिए इसके साथ हमारी बाउंड्री नहीं लगती है, और उसके पास में भारत। एक्सरसाइज दुस्तलिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज हो रहा है भारत के साथ में और उज्बेकिस्तान के साथ में। उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो आप तजाकिस्तान का जब मैप देखेंगे तो उज्बेकिस्तान का भी आपको मैप देखना है, और आगे के जब हम क्लासेज अभी कर रहे होंगे तो इसमें तुर्कमेनिस्तान का भी नाम आएगा, तो उसका भी मैप देखना है। तो सिंपली आपको पांचों देश, और वो पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण किस अवस्थित है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो दुस्तलिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण है।
जो 22 मार्च 31 से 31 मार्च 2022 तक होगा। इसी दौरान एक और एक्सरसाइज है, दो देशों के बीच में, भारत और एक दूसरे देश के बीच में युद्धाभ्यास है, जो कि कल परसों की क्लास में आपको बताई गई थी। उस युद्धाभ्यास का नाम और उस देश का नाम भी आपको बताना है। वो हिंद महासागर में अवस्थित कोई देश है, ठीक है। यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। तो ताशकंद आप जरूर नाम जानते होंगे, लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा हुआ बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे घटा था। तो ताशकंद इसलिए भी फेमस है, ठीक है, भारत में खास करके। संयुक्त अभ्यास का लक्ष्य क्या है? अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित होना, ठीक है। शहरी या अर्ध शहरी इलाकों में जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वहां पे उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आतंकवादियों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है, कहीं भी छिपने, कहीं भी भागने, किसी को भी बंधक बनाने का। उस चीज़ में एक्सपर्टाइज हासिल करना इसका लक्ष्य होगा। इसका पिछला संस्करण जो है 2021 में रानीखेत में हुआ था। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोयव और मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। फ्रांसिस केरे ये प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने। पहले क्या बने? अफ्रीकी बने, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं आपको फोटो में यहाँ दिखाई जा रही हैं। बड़ी ही यूनिक तरह की आर्किटेक्चर है इनकी, एकदम अलग तरीके का, ठीक है। हवा, सूर्य, सब चीज़ को आने के लिए, सूर्य की रोशनी सब चीज़ को आने के लिए इसमें जगह होती है। बड़ा यूनिक स्टाइल है, ठीक है। तो ये वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान इसको कहा जाता है, प्रित्जर प्राइज को, और वो जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी बने हैं। इसमें मुख्यतः देखा जाता है प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता, टैलेंट, विजन और कमिटमेंट, ठीक है। इसके पहले यह प्राइज आर्किटेक्ट एनी लैकाटन, जीन फिलिप वासल के पास गया था, और उससे भी पहले ग्राफ्टन आर्किटेक्ट शैली के मैकनामारा को और यवोन फरेल को सम्मानित किया गया था। ये वाला अगर आप नहीं भी याद करेंगे चलेगा, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए। और इस बार किसको मिला है? फ्रांसिस केरे को, वो ध्यान में रखना चाहिए। इनके जो डिजाइन है उसको आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। विंग्स इंडिया 2022, विंग्स इंडिया 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये MOCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डा, ये कहाँ है? हैदराबाद में, वहाँ आयोजित किया जा रहा है। क्या है? फिर से India@75, India@75। इस बार हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जब से मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, और India@75 ये दूसरे नाम से जो ये प्रचलित है, उस नाम से क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ योजना नहीं या कुछ ना कुछ नया उद्घाटन नहीं हुआ हो। और इसका लक्ष्य क्या है? न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। इस साल के आयोजन का थीम है न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। यह सामान्य, वाणिज्यिक और व्यावसायिक विमानन पर केंद्रित एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस वजह से ये प्रश्न में आने की संभावना इसकी बढ़ती है। 24 व 25 मार्च को व्यापार, उड्डयन, हेलीकॉप्टर उद्योग, ड्रोन, कृषि उड़ान से संबंधित पैनल चर्चा का आयोजन भी इसमें किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की सारंग टीम द्वारा उड़ान प्रदर्शन के साथ साथ एक प्रदर्शनी लोगों के लिए 26 और 27 मार्च को दिखाई जाएगी। अब यह जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में बायोमास छर्रों का, बायोमास पैलेट्स का सम्मिश्रण जरूरी कर दिया गया है। 5% आपको कोयले के साथ में बायोमास मिलाना ही होगा, तभी आप बिजली का उत्पादन कर पाएंगे, ठीक। यह क्या कहते हैं, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं और प्रदूषण वगैरह हो रहा है इसकी वजह से। इसी को ध्यान में रखकर ये चीज़ किया गया है। ये जो बायोमास छर्रे, बायोमास पैलेट्स हैं, ये कृषि अवशेषों से बनाए जाते हैं, ठीक है। बायोमास को फायरिंग,
इसका अर्थ है बॉयलर के भीतर अन्य ईंधन जैसे कोयला, गैस आदि के साथ में बायोमास सामग्री का दोहन और मिश्रण। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बायोमास को फायरिंग क्या होता है, ठीक है। तो कोयला और गैस के साथ साथ बायोमास सामग्री का, उसके बायोमास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको उसमें मिश्रण करके जलाना, उसको क्या कहते हैं, बायोमास को फायरिंग। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस वाद्य यंत्र का नाम है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। इसको जीआई टैगिंग मिली है इस बार क्लास 15 में, ठीक है। अलग अलग जो ये होते हैं वाद्य यंत्र होते हैं, इसके अलग अलग क्लासेस होते हैं। तो ये क्लास 15 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। और यह कहाँ बनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव है, वहां पे ये बनाया जाता है। इसकी लंबाई जो है 2.5 फीट होती है, ठीक है। और यह वॉल्यूम और टोन स्वर प्रदान करता है। इसका आकार आपने देख लिया, बेलनाकार होता है, नीचे एक घंटे का आकार लेता है, ठीक है। और आजकल के जो कलाकार हैं वो नागस्वरम के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसका नाम है परी नागस्वरम, ठीक है। कुवैत बना धरती का सबसे गर्म स्थान। कुवैत क्या बन गया है, धरती का सबसे गर्म स्थान आज के डेट में, अभी के लिए, ठीक है। 53.2 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच गया है, जिसकी वजह से इसको बोला गया है। इसके साथ में एक और इशू है कि इसका लक्ष्य था 2030 तक में 15% तक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका 15% तक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी तक मात्र 1% भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कुवैत में पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा उत्पादन है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है, तो उनके पास पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो स्विच करने में उनको काफ़ी परेशानी आती है। कोई भी दूसरा सोर्स होगा वो उनके लिए काफ़ी महंगा होगा। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार देश बिजली के लिए तेल जलाना जारी रखता है और प्रति व्यक्ति शीर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जक में शुमार है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जो है कार्बन उत्सर्जन जहां हो रहा है वो उसमें से एक ये कंट्री भी है। राजधानी क्या है इसकी, कुवैत शहर, और मुद्रा क्या है, कुवैती दिनार। अब हम प्रश्न उत्तर के दौर में चलते हैं। भारत ने किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत और आर्कटिक सतत विकास के साझेदारी का निर्माण, सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण नीति शुरू की है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने किया है, ये आपको पिछले कुछ दिनों में बताया गया है। आर्कटिक नीति संसाधन संपन्न आर्कटिक क्षेत्र के लिए देश की साझेदारी को गहरा करना चाहती है, और भारत पर्यवेक्षक के 13 देश पर्यवेक्षक हैं इसमें आर्कटिक नीति के, आर्कटिक क्षेत्र के लिए, उसमें से भारत भी एक देश है, ठीक है। और भारत उसमें एक और अध्ययन करना चाहता है, ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमालय के बीच के संबंध का भी अध्ययन करना चाहता है। गोल्डन लंगूर, ये जो लुप्त प्राय प्रजाति है, यह किस देश की मूल प्रजाति है, तो यह भारत और भूटान की मूल प्रजाति है। दोनों के बॉर्डर पे ये पाया जाता है, और मानव धीरे धीरे जैसे जैसे फैल रहा है, जो हस्तक्षेप हो रहा है मानव का इनके जीवन में, उसकी वजह से ये धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं और धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ खतरे में पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। सरदार बर्दी मुहम्मेदोव, यह किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो ये तुर्कमेनिस्तान के लिए। मैंने बोला था आपको कि तीनों देश, तुर्कमेनिस्तान भी आ गया, तजाकिस्तान भी आ गया, उज्बेकिस्तान भी आ गया, तो आपको पांचों का मैप देखना है। ये अपने पिता की जगह लेंगे। इनके पिता गुरबांगुली बर्दी मुहम्मेदोव, जो 2006 में राष्ट्रपति बने थे, 22 तक सेवा की। इनके यहाँ 7 साल के लिए, जैसे हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल होता है, इनके यहाँ 7 साल का कार्यकाल होता है। सक्षम, जो हाल में खबरों में रहा कि सशस्त्र बल का अप तटीय गश्ती पोस्ट है, ठीक है। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है, भारतीय तटरक्षकों का, ठीक है। ये CICGM सक्षम 5वां और अंतिम अपतटीय गश्ती पोस्ट है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा
तटरक्षक बल के डिजाइन और विकसित किया गया, वहीं से डिजाइन और विकसित हुआ है। पोत पूरी तरह से स्वदेशी है। स्टीयरिंग पूरी तरह से स्वदेशी नहीं, स्टीयरिंग गियर और गियर बॉक्स ये दोनों चीज़ें जो स्वदेशी हैं, ये दोनों भी पहले आयात किए जाते थे। ठीक है, धीरे धीरे स्वदेश में निर्माण बढ़ता जा रहा है, उसी के अंतर्गत यह हुआ है। सीमित देयता भागीदारी 2008 में संशोधन किस तारीख से प्रभावी होंगे? यह होंगे 1 अप्रैल से। ठीक है, यह जो संशोधन है ये 1 तारीख से प्रभावी हुआ। अधिकतर संशोधन जो है फाइनेंस रिलेटेड आपको पता है कि वो 1 अप्रैल से ही प्रभावित होते हैं। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ ऊर्जा समझौते पे हस्ताक्षर किया है? ठीक है, किस देश के साथ में? तो कतर के साथ में इसने समझौता किया है। रूस से सबसे ज़्यादा जो यूरोपीय कंट्री है उसमें जर्मनी ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा के लिए जो आपूर्ति करता रहा है गैस का, वो रूस ही रहा है जर्मनी के लिए। लेकिन अब चूंकि युद्ध हो रहा है, जो स्थिति है वहाँ की वो चेंज हो रही है, उसकी वजह से अब उनका टारगेट क्या है कि उस तरफ से शिफ्ट होकर अपने आप को दूसरे देशों पे निर्भर बनवाए। तो यहाँ इन्होंने एक ऊर्जा समझौते पे कतर के साथ में हस्ताक्षर किया है और अपने डिपेंडेंस जो है रूस पे ये कम करना चाहते हैं। हर साल विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोट्री डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने वर्ष 1999 में पेरिस में की थी अपने 30वें आम सम्मेलन में। विश्व कविता दिवस का उद्देश्य काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करना और लुप्त प्राय भाषाओं को सुनने के अवसर को बढ़ाना है। लक्ष्य सेन 2022, लक्ष्य सेन नाम याद रखेंगे, 2022 यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के फाइनल में किस खिलाड़ी से हार गए? मतलब ये सेकंड प्राइज रहा है इनका। फर्स्ट प्राइज किसको मिला? तो फर्स्ट प्राइज मिला है सी विक्टर एलेक्सन, जो फाइनल में जिन्होंने लक्ष्य सेन को हरा दिया सीधे सेटों में। और इनको क्या कहते हैं, लक्ष्य सेन जो है भारत के 5वें खिलाड़ी हैं जो ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं। किस राज्य ने वसंत ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करते हुए रंगों का त्योहार डोल उत्सव या डोल यात्रा, यात्रा को जात्रा बोला जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ बोला जाता है? ये बेसिकली बंगाल, असम और उड़ीसा, इनके कुछ हिस्सों में य का जो प्रोनाउंस किया जाता है बहुत बार, तो उसकी वजह से डोल यात्रा। तो ये कहाँ होगा? या तो असम में होगा, या बंगाल में होगा, या उड़ीसा में होगा। तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं, बंगाल या उड़ीसा। तो आंसर इसका है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यह त्योहार जो है कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है? बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्योहार भी है। अब आज का आखिरी प्रश्न, कौन सा रेलवे स्टेशन वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट का पहला स्टेशन बन गया है? उत्तर है विशाखापट्टनम। ठीक है, इसने जो भारत की नीति है एक जिला एक उत्पाद, उसी के आधार पे बजट में लॉन्च किया गया था 2022-23 के बजट में, एक स्टेशन एक उत्पाद, उस चीज़ को लागू करने के लिए इसने एक राष्ट्र एक उत्पाद वाली अवधारणा को लागू किया है। तो ठीक है, आज का करंट अफेयर आपका यही रहा। और आपके रेगुलर क्लासेज आ रहे हैं सीसेट की। सीसेट में जिनको भी दिक्कत है या आपके किसी साथी को दिक्कत है, उनको उन तक सीसेट की वीडियो पहुंचाएं। आप एक बार बस वीडियो देखें, आप निराश नहीं होंगे। आपको इतने यूनिक तरीके से सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स की क्लासेस, स्पेशली मैथ्स रीजनिंग जो रिक्वायर्ड है, पास करवाने की गारंटी है। आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो आती है और आपको 20-30 दिन आएगी, जिसके बाद सर जो जो कहते हैं अगर आप वो करते जाते हैं तो सीसेट में पास करवाने की गारंटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।